नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू यूपीएससी मैपिंग सीरीज, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, एचडी इमेजेस जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है स्पेशली फॉर योर रिवीजन पर्पस, इसको आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस मैप। इसके बाद हम लोगों ने साउथ अमेरिका का भी मैप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट मैनर में डिस्कस किया है। उसी तर्ज पे इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन जिसको यूरोप बोला जाता है, और ये भी उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट लेक्चर होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। पॉपुलेशन डेंसिटी इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा है। ये यूरोप का कुछ मैप है जहां पे आपको कुछ कंट्रीज जैसे कि यहाँ पे आयरलैंड, यहाँ पे यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, मतलब कि इस पूरे रीजन को, राइट। उसके बाद रशिया एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यूक्रेन, रोमानिया, कुछ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट सीज होते हैं, जैसे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आएगा, राइट। यहाँ पे कैस्पियन, यहाँ पे ब्लैक, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक एक कंट्री और उसकी कैपिटल नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत चाइल्डिश चीज हो जाएगी। अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये चीज तो आप मैप पे देख के खुद से कर सकते हो, राइट। मेरी कोशिश यहाँ पे रहेगी आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताना जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज रखनी है, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे कि हम लोग हर मैपिंग लेक्चर में करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हर जगह एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, तो हम यहां पे भी वही करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैप को हम लोग को डिस्कस करना है। मैं आपको सबसे पहले रीजन बताता हुआ चलूंगा और साथ ही साथ फिर बताता हुआ चलूंगा कि वहां पे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो जैसा कि आप यूरोप का मैप देख पा रहे हो, हम लोग सबसे पहले इस रीजन को अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए इस रीजन को जूम इन करने वाला हूं। तो जब हम इसको जूम इन करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे होगे कि इस रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड आता है हमारा बैरेंट सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है, बैरेंट सी। इसी के साथ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसको हमको ध्यान रखना है, जैसे कि नॉर्वे, जैसे कि स्वीडन, जैसे कि डेनमार्क। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा। वापस रिपीट कर देता हूं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। चलिए, यहां पे इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम है जोलन माउंटेन। यह आपको ध्यान रखना है। इस नॉर्वे के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर मैं आपको लेके चलूं तो जैसा कि नॉर्वे है तो यहां पे जो सी आएगा उसका नाम भी इसी के नाम पे पड़ गया, नॉर्वेजियन सी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडियन ओशन का नाम इंडिया के होने की वजह से आ गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सा गल्फ आता है। मैं उम्मीद करता हूं गल्फ आपको पता होगा। एक ऐसी सी बॉडी होती है जो 3 साइड से घिरी होती है लैंड से। तो यहां पे गल्फ है, राइट। जैसे हमारे यहां गल्फ ऑफ खंबात है, तो यहां पे गल्फ ऑफ बोथनिया होता है। क्या होता है? गल्फ ऑफ बोथनिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ फिनलैंड के यहां पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेक आती है जिसका नाम है लेक रिग्रॉन। और क्योंकि हम लोग फिनलैंड की बात कर रहे हैं तो फिनलैंड के जैसे ही आप नीचे मूव ऑन करोगे तो यहां पे भी एक गल्फ आएगा जिसको बोला जाएगा गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के जस्ट नीचे एस्टोनिया के पास में एक बहुत प्रोमिनेंट लेक आती है जिसका नाम है लेक पेइपस। इसके बाद में अगर हम और नीचे चले या फिर वेस्टर्न साइड में चले एस्टोनिया के, तो यहां पे एक और गल्फ आएगा, गल्फ ऑफ रीगा। यह आपको ध्यान रखना है। फिर हो सकता है आपको घूमने की इच्छा हो जाए, आप नॉर्वे से स्वीडन आए घूमने, आपने सोचा यार कहीं और चलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया होते हुए। अब आपने सोचा कि गल्फ ऑफ बोथनिया होते हुए चलना है तो कहां जा सकते हैं? आपने सोचा डेनमार्क चलते हैं। अब आपको स्वीडन से डेनमार्क आना है गल्फ ऑफ बोथनिया होते हुए, तो आप बिना इस सी को पार करे हुए नहीं आ सकते। तो यहां पे आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। क्लियर हो रही बात? तो गल्फ ऑफ बोथनिया से आप आओगे बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से आप चले जाओगे डेनमार्क। फिर आपकी इच्छा हुई कि यार ये तो बहुत लंबा रूट हो गया, अब मुझे एक छोटा रूट चाहिए।
आपको वापस डेनमार्क से जाना है कहां पे, स्वीडन, तो आप ये दो बहुत नैरो स्ट्रेट्स आती हैं, स्केगेरक और कैटेगाट। फिर रिपीट करता हूं, स्केगेरक और कैटेगट, इन दोनों को ही आपको याद रखना है। मैं आपको वापस एक बार जूम आउट करके बताता हूं ये दोनों कहां पे आ रही हैं। आप इसको देखिए वापस ध्यान से, देखिए यूरोप का मैप है, यहां पे है वो दोनों स्टेट जिसकी मैं बता रहा था, यहां पे गल्फ ऑफ रीगा, यहां पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये लेक पेपस ये एस्टोनिया के पास में, लेक रिग्नन यहां पे है, ये फिनलैंड के पास में आती है, गल्फ ऑफ बॉथनिया यहाँ है जो स्वीडन के नीचे आती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी चीज याद रखनी थी। और साथ ही साथ फिनलैंड के ईस्ट साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हो व्हाइट सी आता है, मतलब कि बेरेंट सी के नीचे ठीक व्हाइट सी आता है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। मतलब कि व्हाइट सी जो है वो फिनलैंड और रशिया के बीच में आता है, क्योंकि ये रशिया है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं डेनमार्क तक आपने बहुत अच्छे से चीज समझी। अब डेनमार्क के पास में एक आता है नॉर्थ सी, बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी है। नॉर्थ सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मेजरली क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं हमें, ठीक है। इसको एक बार मैं जूम आउट करके वापस दिखा देता हूं आपको। देखो, अभी हमने इन दोनों स्टेट्स की बात की थी, यहां पे इसके या फिर डेनमार्क के वेस्ट साइड में ये नॉर्थ सी आता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और लेफ्ट साइड चले तो ये देखो हमारा ब्रिटेन आ जाएगा, हमारे ऊपर 200 साल का शासन जिसने किया। तो यूके में एक बहुत प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम है पिनाइन, ये आपको ध्यान रखनी है। यूके के जस्ट वेस्टर्न साइड में एक छोटी सी वाटर बॉडी की गैप को छोड़ के आता है आयरलैंड, और इस वाटर बॉडी को जो डिवाइड करती है आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को, इसको बोला जाता है इरिश सी, ठीक है। इस इरिश सी के अगर आप ऐसे जाओगे आयरलैंड और यूके के बीच में से, तो आप पहुंच जाओगे सेंट जॉर्ज चैनल में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अभी हमने डेनमार्क से लेकर यूके की बात करी। अब हम दोस्तों कहां जाने वाले हैं मैं आपको यह बता देता हूं। हमने ऊपर वाला रीजन कंप्लीट कर लिया है, अब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ये नीदरलैंड की तरफ, ठीक है। तो चलिए वापस हम लोग जूम करते हैं। अगर हम लोग यूके नीदरलैंड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए नीदरलैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आती है यहां पे, राइन, यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी के साथ साथ अगर ये आप स्ट्रेट देख पा रहे हो, इस स्ट्रेट को बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। आपको पता होगा इंग्लिश चैनल के बारे में आपसे पूछा जाता है बहुत सारी एग्जाम्स में, तो यही वो इंग्लिश चैनल है। और इस इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल से अगर नॉर्थ सी जाना है तो स्ट्रेट ऑफ डोवर होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम नीदरलैंड बेल्जियम की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा और नीचे खसकते हैं। थोड़ा सा और नीचे खसकेंगे तो हम फ्रांस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, वापस से एक बार आपको जूम आउट करके दिखाता हूं मैं। हम लोग अब इस फ्रांस की बात कर रहे हैं जहां पे आपको एक रिवर दिख रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर लॉयरे, LOIRE, ठीक है। इसी के साथ अगर हम यहां पे स्विट्जरलैंड को देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो मेरे साथ स्विट्जरलैंड को, तो स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा आता है एल्प्स माउंटेन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये एल्प्स माउंटेन की जो रेंज है, ये सर्कल जो है वो आपको एल्प्स माउंटेन दिखा रहा है, ठीक है। और इसी एल्प्स माउंटेन में से अगर आप देख पा रहे हो तो रिवर रोन निकल रही है, रिवर रोन, ठीक है। रोन ऐसे से याद रख सकते हो आप। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि जब मैं आपको फ्रांस के बारे में बता रहा था, मैंने बताया फ्रांस के एक बहुत प्रोमिनेंट रिवर लॉयरे, तो ये कहां पे ड्रेन आउट होती है, ये होती है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के कहां आता है, फ्रांस के वेस्टर्न साइड, इंग्लिश चैनल के नीचे। इंग्लिश चैनल से अगर स्ट्रेट ऑफ डोवर होते हुए जाओगे तो कहां चले जाओगे, नॉर्थ सी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और बे ऑफ बिस्के को अरेंज करो, तो आप कर पाओगे। अब नॉर्थ सी, उसके नीचे इंग्लिश चैनल, उसके नीचे बे ऑफ बिस्के। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ सी के ऊपर क्या आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आता है नॉर्वेगियन सी। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ नॉर्वेगियन सी के अगर ईस्ट साइड देखें तो कौन सा गल्फ आएगा, तो गल्फ ऑफ बॉथनिया। इस तरीके से अगर आप मैपिंग करोगे तो सीख पाओगे अच्छे से, क्योंकि हम एल्प्स की बात कर रहे हैं। एल्प्स माउंटेन जो है ये फ्रांस और इटली को सेपरेट करते हैं, दो देशों को, ये ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड पूरी तरीके से एल्प्स माउंटेन के अंदर आता है, जो भी मैंने आपको दिखाया। एल्प्स माउंटेन पे कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं ये पूछा जा सकता है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना का पार्ट है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि
फ्रांस में इस पीक की, इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो माउंट ब्लैंक नाम है उसका। इसी के साथ मैटरहॉर्न स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड की। ये दोनों में भी आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए जितना मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे स्विट्जरलैंड पूरा अंदर आता है एल्प्स माउंटेन के, और हमने एल्प्स माउंटेन की चीज देखी। फिर जो रिवर रोन की हम लोग बात कर रहे थे, ये कहां पे ड्रेन होती है? ये होती है मेडिटेरेनियन सी में, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में एक और माउंटेन रेंज एल्प्स के, अगर हम नीचे चलेंगे तो स्पेन से ये बाउंड्री शेयर करती है, स्पेन और फ्रांस के बीच में। अगर आप देख पा रहे हो, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और इसके बीच में ये माउंटेन रेंज, क्या नाम है? पेरिनीस। क्या नाम है? पेरिनीस। तो पेरिनीस माउंटेन रेंज जो है ये किसके बीच में आ रही है? मेडिटेरेनियन सी और बे ऑफ बिस्के के बीच में। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वापस से एक बार जूम आउट कर देता हूं। अब हम लोग और नीचे जा रहे हैं, अब हम स्पेन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। तो चलिए, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इलेबोरेटली दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस बता चुका हूं जब हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा था। आपको पता होना चाहिए कि स्पेन और पुर्तगाल में यह संधि हुई थी कि स्पेन ने बोला था कि हम इस पैसिफिक ओशन के, जो आप अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड, मतलब कि अटलांटिक ओशन के वेस्ट जाएंगे तो क्या आएगा? इधर यूएस आ जाएगा। तो स्पेन ने बोला था कि अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड हमारा हक होगा और ईस्टर्न साइड तुम्हारा होगा। इसी कारण से पुर्तगालीज हमारे यहां पे आए थे और स्पेन यूएस चले गए थे। खैर, अब स्पेन और अफ्रीका को अगर आप देख पा रहे हो तो स्पेन और अफ्रीका की एक कंट्री आती है यहां पे, राइट, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन दोनों कंट्रीज को अलग करता है। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहां पे स्पेन आता है और यहां पे यूरोप की एक कंट्री आती है। इस यूरोप की कंट्री को आपको बताना है नाम, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के जस्ट नीचे आती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग वापस से कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज पे आ रहे हैं। यहां पे देखिए, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। हम लोग अभी तक स्पेन और पुर्तगाल पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अब हम लोग मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है कि मेडिटेरेनियन सी की नेबरिंग कंट्रीज को बताइए। तो इस नेबरिंग कंट्रीज के नाम जो है वो आप मुझे नीचे लिख के बताओगे कि कौन कौन सी मेडिटेरेनियन सी को कंट्रीज बाउंड्री टच करती है, ठीक है। यहां पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं वो ये है कि मान लीजिए हमको घूमने की इच्छा हो गई मेडिटेरेनियन सी से ये ब्लैक सी पे, ठीक है, मतलब हमको इतना रास्ता तय करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं? और मान लो हमको ये भी इच्छा हो गई कि हम मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा और आगे चले जाएं और अटलांटिक ओशन में चले जाएं। मतलब कि अगर हम चाहें तो अटलांटिक ओशन से सीधे घूम सकते हैं ब्लैक सी में। ये जवाब है। अभी कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, मान लो हम अटलांटिक ओशन में खड़े, सबसे पहले हमको मेडिटेरेनियन जाना पड़ेगा ब्लैक सी के लिए। तो हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में क्रॉस करेंगे। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करेंगे मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे। बस मेडिटेरेनियन सी में आ गए तो यहां से ऐसे होते हुए हम आ जाएंगे यहां पे एगन सी में, ठीक है। और इसको क्रॉस करते हुए हमने आयोनियन सी को भी क्रॉस किया है, अगर आपने ध्यान दिया तो, ठीक है। तो हम आ गए कहां पे? अब एगियन सी पे। एगियन सी से अब हमको पता चलेगा कि यार अब इधर से जाना है तो हमको ऐसे करके यहां पे जाना पड़ेगा। तो जब हमको पता चलेगा तो हम चलेंगे ऐसे। जैसे ही हम यहां तक पहुंचेंगे हमको दार्दानेलिस स्ट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? दार्दानेलिस स्ट्रेट। इस दार्दानेलिस स्ट्रेट को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा छोटा सा सी ऑफ मरमरा। ये सी ऑफ मरमरा हमको कनेक्टिविटी देगा ब्लैक सी पे विद द हेल्प ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ध्यान से सुनो, एगन सी से अगर ब्लैक सी की तरफ जाना है तो दो स्ट्रेट से पास होना पड़ेगा। पहली स्ट्रेट आएगी दार्दानेलिस और दूसरी आएगी बॉस्फोरस। तो दार्दानेलिस स्ट्रेट जो है ये सी ऑफ मरमरा और एगन सी के बीच में आएगी। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो किसके बीच में आएगी? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है। चलो, मान लो कि ऐसा हुआ कि आप अटलांटिक ओशन से आए, जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस किया, मेडिटेरेनियन सी पे आए, आयोनियन सी से एगन सी जा ही रहे थे, आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे तो वापस एल्प्स माउंटेन जाना है। तो सबसे पास कौन सा रूट होगा आयोनियन सी से? ऐसा वाला रूट, ये आपको एल्प्स माउंटेन ले जाएगा। तो फिर आप कहां जाओगे? आप एक और स्ट्रेट में जाओगे जिसका नाम है ऑट्रेनियो। इस ऑट्रेनियो स्ट्रेट से होते हुए आप जाओगे एड्रिएटिक सी पे। एड्रिएटिक सी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके इस साइड है इटली,
ये देश है इटली देश, और इसके इस साइड है बहुत सारी कंट्री छोटी छोटी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है। तो इस आयोनियन सी से स्टेट ऑफ ऑट्रेनियो, ऑट्रेनियो से होते हुए एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी से होते हुए स्विट्जरलैंड या फिर एल्प्स आप जा सकते हो। अब क्योंकि हम लोग इटली देख लिया है तो इटली के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इटली की एक बहुत फेमस रेंज है जिसका नाम है एपेनाइन्स, ठीक है। इस एपेनाइन रेंज का जो एक बहुत पीक पॉइंट है वो है माउंट वेसुवियस। क्या है? वेसुवियस। इसी के साथ इटली में एक माउंट इटना भी आता है, ठीक है। क्या आता है? माउंट इटना, यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं। हम इस पूरे रीजन को अभी तक इतने को कवर कर चुके हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस साइड और चल के देखने वाले हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीजें देखने को बची हैं। तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो फिर से हम एक बार ग्रीस की तरफ आ गए हैं, और ग्रीस से ऊपर जैसे आप देखोगे आपको बाल्कन माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं यूं बोल लूं कि ऑट्रेनियो जो स्ट्रेट थी, जो हमारी इच्छा हो गई थी ना एड्रियाटिक सी से एल्प्स हो जाने की, घूमने की, उसके राइट साइड में बाल्कन माउंटेन्स आते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ऑट्रेनियो स्ट्रेट है और ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, लगभग लगभग इसके बीच में ये बाल्कन माउंटेन्स आते हैं। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। फिर अगर हम थोड़ा सा और इस साइड मूव करें जैसा कि हम करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ब्लैक सी पे तो हम आ ही गए, ठीक है। ब्लैक सी में अगर आपको ध्यान हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेन आउट होती है जिसका नाम क्या है? दानूबे। जैसा आप देख पा रहे हो दानूबे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, मतलब कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? वोल्गा। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ ब्लैक सी एजोव सी को भी कनेक्ट करता है, किसके थ्रू? कर्च स्ट्रेट के थ्रू। मतलब कि अब मैं क्वेश्चन को बदल सकता हूं, मैं क्वेश्चन को यह कर सकता हूं कि मान लो मैं अटलांटिक ओशन में खड़ा हूं और मेरी इच्छा है एजोव सी में घूमने की, तो आप ब्लैक सी तक तो हमने पढ़ ही लिया था, ब्लैक सी में जूम करेंगे तो कर्च स्ट्रेट के थ्रू जाके एजोव सी में भी जा सकते हैं हम लोग। क्लियर? एजोव सी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेन करती है जिसका नाम है डॉन रिवर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ये डॉन जाके गिरता है कहां? एजोव सी में, ठीक है। इसके बाद जैसा हम लोग ब्लैक सी के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्लैक सी में हमने एक नदी तो देख ली दानूबे, जो यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती है द्नाइपर। इस द्नाइपर को स्नाइपर के नाम से आप याद रख सकते हो, लगभग लगभग मुझे तो स्नाइपर जैसी दिखती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दानूबे रिवर है ना दोस्तों, ये देखो यहां पे भी दानूबे दिख रही है, मतलब ये यहां से चलती हुई ऐसी आती है पूरी, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है जो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो दानूबे रिवर है ये कितनी कंट्रीज से पास होती है विद देयर नेम्स, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जैसा मैं वोल्गा के बारे में बता रहा था तो उसको भी मैं यही दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, ये वोल्गा रिवर है। ये वोल्गा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और ये कहां पे गिर रही है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कैस्पियन सी में गिर रही है, ठीक है। दिख रहा है आपको कैस्पियन सी में गिरती हुई? तो यहां से अब हम ब्लैक सी से कैस्पियन सी जाने की कोशिश करते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों कैस्पियन सी एक लैंडलॉक्ड लेक है, बहुत खारी है, हम इसको देख चुके हैं ग्रेट लेक सुपीरियर को जो हम पढ़ रहे थे। तो यह ध्यान रखना कि अगर आपको यह क्वेश्चन बना दे कि ब्लैक सी से कैस्पियन सी जाना है तो बोल देना नहीं जा सकते, ठीक है। माउंटेन कूदते हुए जाना है तो अलग बात है, और अगर कोई पूछ ले कि कौन सा माउंटेन कूदते हुए जाओगे तो बताना कौकासुस माउंटेन्स है। ब्लैक सी से कौकासुस माउंटेन्स पे जाते हुए आप कैस्पियन सी जा सकते हो। कैस्पियन सी एक और भी वजह से इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी एक ऐसी वाटर बॉडी है जो अलग करती है एशिया को यूरोप से। इसी के साथ साथ कौकासुस माउंटेन्स जिसके थ्रू आप ब्लैक सी से कूदते हुए कैस्पियन सी जा रहे हो, यहां पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है इसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रस, ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसा कि आप उरल माउंटेन्स देख पा रहे हो, ये यूरल माउंटेन्स जो हैं ये एशिया को यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। ये रशिया में आते हैं, रशिया का एक पार्ट इसीलिए यूरोप में आता है और एक पार्ट एशिया में आता है। ये रहा रशिया आपका। सो डेट्स इट फॉर दिस यूरोप पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं मैं सारे पार्ट इसके कवर कर चुका हूं। आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको ये HD इमेजेस अच्छी लगी हो, बिलीव मी आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस इमेजेस। मैं चाहता हूं कि सबको ये चीज मिले, तो अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट थ्रू दिस इमेज। In the end, as I always say,
Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.